भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं बच्चों। मैंने आपके लिए लिखा है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 53 ये कहता है भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। वो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति को उसकी शक्ति का प्रयोग करने में मंत्रिमंडल उसे सलाह देगा। मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है। भारत के अंतर्गत संस्थात्मक शासन प्रणाली होने से दो तरह की कार्यपालिका है, एक नाममात्र की और दूसरी वास्तविक। नाममात्र की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति हैं और वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति बनने के लिए एक व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले उसके लिए अनिवार्यता है कि भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष के ऊपर का व्यक्ति ही राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। लाभ के पद पर न हो। इसका मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकारों के अंतर्गत वो किसी भी सरकारी नौकरी जहाँ उसे सैलरी मिलती हो उस पर वो कार्य करता हुआ नहीं होना चाहिए। अब आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन का पहला पॉइंट है कि अप्रत्यक्ष होता है। जनता राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष है क्योंकि वो राष्ट्र का प्रधान है, क्योंकि वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सबके प्रतिनिधि मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल बनता है। क्या है? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? भारत की जो संसद है उसके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उनके केवल निर्वाचित सदस्य होंगे। देखिए दो तरह के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। निर्वाचित जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा और मनोनीत जिन्हें पसंद कर लिया गया और संसद का सदस्य बना दिया गया। लोकसभा में हमारे दो निर्वाचित मनोनीत सदस्य होते हैं जो आंध्र भारतीय समुदाय के होते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं जिन्हें कला, विज्ञान, विशेषता, संगीत के आधार पर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। फिर 12 2 14 सदस्य जो मनोनीत हैं वो निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेंगे क्योंकि वो जनता द्वारा निर्वाचित नहीं है। इसी तरीके से हमारे इस समय 28 राज्य हैं। 28 राज्यों के जो विधान मंडल हैं उनके निर्वाचित सदस्य हैं। इसलिए इसमें केवल राज्यों की व्यवस्थापिका जो पहला सदन है उसके सदस्य होते हैं क्योंकि वो निर्वाचित होते हैं एमएलए। और जो विधान मंडल दूसरा सदन है विधान परिषद, उसमें निर्वाचित सदस्य नहीं होते, वो मनोनीत होते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य इसमें नहीं होते हैं। अब है जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचक मंडल में केंद्र, राज्य, संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि जो निर्वाचित हैं वो इसमें आते हैं, जो जनता ने चुनकर भेजे। अब वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए मतदान करेंगे। मान लीजिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 10 लोग खड़े हैं या 9 लोग खड़े हैं चुनाव के लिए कि मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, तो उनके लिए जो मतदान होगा उसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश जो है उनके निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है। अब आता है तीसरा, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष है। निर्वाचक मंडल चुनाव करता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली। हमारे यहाँ दो प्रणाली है चुनाव की, एक साधारण बहुमत प्रणाली और दूसरी है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की दो पद्धतियां हैं, एकल संक्रमणीय और सूची। तो राष्ट्रपति आनुपातिक
तो यहाँ आएगा टोटल वोट, कितने लोगों ने वोट किया था निर्वाचक मंडल से। यहाँ आएगा कितने उम्मीदवार खड़े हुए राष्ट्रपति के लिए चुनाव में। तो हमने इसलिए कहा कि फॉर एग्जाम्पल हम केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 10,000 वोट पड़े मान लीजिए, और उम्मीदवार कितने खड़े हुए थे 10 को हमने इससे डिवाइड किया तो वो आगा 1,000 और एक बैलेंस बनाने के लिए ये सूत्र है मैथमेटिक्स का। तो विजय उम्मीदवार को 1,001 वोट अगर मिल गए तो वो विजयी माना जाएगा, क्योंकि 10 है। अब मिल भी सकता है नहीं, अगर मिल जाता है तो वो विजयी घोषित हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी उम्मीदवार को 1,001 नहीं मिला, 999 रह गया, 900 आ गया, 800 आ गया, 600 आ गया, अब क्या होता है? ये जो ट्रांसफर वाली पद्धति है जो मैं आपको बता रही थी कि उसका कैसे सिद्धांत चलेगा ट्रांसफर में, जिसे हम कहते हैं एकल संक्रमणीय प्रणाली। वो क्या है अब आपकी, मान लीजिए मैंने कहा 10 खड़े हुए यहाँ पे, 2 3, अब हम 5 को ले लें, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, वैसे तो हर उनका एक ही वोट होता है, लेकिन वो क्या करता है, ये बता सकता है कि मैं फर्स्ट चॉइस इसको है। मान लीजिए मैं अपना वोट डाल रही हूँ, अंजलि वोट डालनी है, वो कह रही है मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इसको है, सेकंड इसको है, थर्ड इसको है, फोर्थ इसको है, फिफ्थ इसको है, सिक्स्थ इसको है, तो मैंने 10 भर दिया। आप डाला मान लीजिए खुशबू ने, खुशबू का आया, उसने कहा कि मेरा फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ ये है, ऐसे 10 कर दिए। फिर डाला मान लीजिए तरन्नुम ने, ठीक है, इसने कहा मेरा ये 10 है, समझ में आया? ये कह रहा है मेरा फर्स्ट ये है, मेरा सेकंड ये है, मेरा फोर्थ ये है, सबने अपनी प्रेफरेंस रखी। तभी मैंने क्या कहा, जो उम्मीदवार विजयी होना है उसके फर्स्ट प्रेफरेंस के कितने वोट आने चाहिए, 1,001। अगर मिल जाता है किसी को, कोई इतना पॉपुलर है, मिल जाता तो ठीक है, अगर नहीं मिलता फिर क्या कहते हैं, अब काउंटिंग हो गई, जिसके सबसे कम वोट आए, सबसे कम वोट आए लास्ट प्रेफरेंस में, उसके वोट बता दिए जाएंगे। अब ये लिखेंगे इसकी फर्स्ट उसकी हेडिंग, और इसने सेकंड किसको दिया था फिर उसको जोड़ेंगे, थर्ड किसको दिया, ऐसे उसके वोट ट्रांसफर हो गए। अगर फिर किसी को 1,001 मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये वाला हट गया। अब इसकी तो काउंटिंग ये पद्धति थोड़ी जटिल होती है, क्योंकि इसमें बार बार काउंटिंग करनी पड़ती है। कब, जबकि किसी कैंडिडेट को निश्चित कोटा नहीं मिल पाता। अगर निश्चित कोटा मिल गया तो खत्म। एक जो मतदाता है, मान लीजिए सांसद या विधायक है, उन्हें भी हर पे प्रेफरेंस लिखनी है हर एक को, तो उनके लिए भी नहीं बस एक वोट उसमें करा दिया, 10 पे अपनी प्रेफरेंस लिखनी है, उसके बाद उनका वोट है। तो राष्ट्रपति का पद का उम्मीदवार बनने के लिए निश्चित कोटा प्राप्त करना जरूरी है। और निश्चित कोटा का सिंपल सूत्र है, जितने वोट टोटल और जितने उम्मीदवार खड़े हुए उसको अगर डिवाइड कर दे उम्मीदवारों से तो उसमें 1 जोड़ो। आप कुछ भी संख्या लिख सकती हो यहाँ पे, है ना, तो 5 भी लिख सकती हो, 5 को 500 से भी कर सकते हो, आप अपना फॉर्मूला केवल फॉर्मूला ले। अब आते हैं वेतन एवं भत्ते, क्योंकि वो राष्ट्र का मुखिया है, उनको सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती है 5 लाख मासिक, राष्ट्रपति के ऊपर किसी की तनख्वाह नहीं होती। दूसरा, निःशुल्क निवास स्थान, राष्ट्रपति भवन, देखा
गवर्नमेंट की तरफ से पत्नी को भी, जीवन साथी को भी मिलेगी। अब है आपका कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति को केवल एक ही तरीके से पद से हटाया जा सकता है। क्या? वो है महाअभियोग की प्रक्रिया। महाअभियोग की प्रक्रिया। महाअभियोग राष्ट्रपति का कब लगता है? जब ये देखा जाए कि राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार किया है, देशद्रोह किया है, तब उस पर इस तरह का आरोप लगाया कि संसद का कोई भी सदन अपने सदस्यों के अंतर्गत प्रस्ताव रखता है लोकसभा या राज्यसभा में, और उसके बाद जब दोनों सदन अपने 2/3 बहुमत 70% से ज्यादा, जब दोनों सदन ये स्वीकार कर ले कि हाँ राष्ट्रपति ने देशद्रोह या भ्रष्टाचार किया है और उसे उसके पद से हटाया जाना चाहिए, तब राष्ट्रपति को उसके पद से समय से पहले हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को भी बुलाया जाता है और वो अपना कुछ, अगर वैसा अभी तक हमारे यहाँ कोई है क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष है, हमारे गरिमापूर्ण पद है। केवल संविधान में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति अगर कई महत्वाकांक्षी हो जाए, कोई व्यवहार करने लगे, तो उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया से ही उसे समय से पहले हटाया जाएगा। पुनः निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। राष्ट्रपति अगर दोबारा भी चुनाव करना चाहते हैं तो लड़ सकते हैं। प्राय अभी कोई परंपरा भी नहीं बनी है, हमारे 1 या 2 राष्ट्रपति ही 2 बार बने। नेक्स्ट है आपका, अगर राष्ट्रपति का स्थान रिक्त हो जाए, कैसे रिक्त हो सकता है? एक तो उनकी मृत्यु हो जाए, या स्वास्थ्य सही नहीं हो, या उन पर महाअभियोग लगा दिया जाए। 3 परिस्थितियां हैं। वो स्वयं त्यागपत्र दे दे किसी भी कारण से, स्वास्थ्य या कोई भी कारण, या उनकी मृत्यु हो जाए, या महाभियोग। तो उनके स्थान पर कौन कार्य करेगा? तो वो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का कार्य करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक ही कार्य करते हैं। इस बीच राष्ट्रपति पद के लिए नया चुनाव करा लिया जाता है, और नए राष्ट्रपति के आने के बाद उपराष्ट्रपति के तरीके से ही कार्य करेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति का काम ही है कि जब राष्ट्रपति ना हो किसी कारण से, तो वो उनकी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। तो जिस समय वो राष्ट्रपति पद पर कार्य करेंगे, उन्हें वही वेतन भत्ते सुविधाएं मिलेंगी, और जब वो उपराष्ट्रपति के पद पर करते हैं तो उन्हें उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते सुविधाएं मिलती हैं। हमारे यहाँ भारत का उपराष्ट्रपति 2 तरह से कार्य करता है। एक, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के रूप में, और दूसरा राज्यसभा के सभापति के रूप में। राज्यसभा का सभापति जी अध्यक्ष है, और राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर एक व्यवस्था है कि उपराष्ट्रपति पद को संभालें। अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो जाए, दोनों पद एक साथ खाली हो जाए, हो सकता है कोई भी कारण हो सकता है, तो कौन होगा? संविधान में लिखा है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर ये दोनों पद किसी कारण से एक साथ रिक्त हो जाए तो कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, लेकिन इलेक्शन जल्दी होगा। इसी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद भी खाली होता नहीं है, लेकिन संभावना लेके चले हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठतम सीनियर जो जज है वो अपने 4थे नंबर पर होगा। ये 4 प्रोविजन दे दिए कि राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों नहीं होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और वो भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये आपका हुआ राष्ट्रपति, उसका संवैधानिक व्यवस्था, कार्यकाल, नियुक्ति, निर्वाचन, योग्यताएं, वेतन, भत्ते, सुविधाएं। उन्मुक्ति है, एक पर ज्यादा उन्मुक्तियां। उन्मुक्तियों का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को क्या विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रपति को किसी न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता, उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अगर राष्ट्रपति की कोई गलती है तो उस पर केवल महाअभियोग ही लगाया जा सकता है। ठीक है, ये उसका विशिष्ट अधिकार है, उन्मुक्तियां हैं। अब हम करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां।
तो फिर उसकी शक्ति या पावर क्या होगी। अब हम करते हैं शक्तियां। राष्ट्रपति ऊपर लिखा है आपका, किसकी शक्तियां हैं? राष्ट्रपति की। इसको हम ऐसे करके दिखा सकते हैं, आपका एग्जाम में भी लिख सकती है। सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी है संकटकालीन शक्तियां। शक्तियां, सबसे पहला थी कार्यपालिका शक्ति, जो कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान हैं, कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले है उसकी कार्यपालिका शक्तियां। ये उसकी 3-4 तरह की है। जैसे हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति, सेना के आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति, योजना आयोग जो नीति आयोग बन गया है, चुनाव आयोग है, आपका लोक सेवा आयोग है, इनकी नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, महत्वपूर्ण पदों पर जो नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति का पहला कार्य होता है नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति, 28 जो राज्य हैं उनमें राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो नियुक्ति का जो कार्य है राष्ट्रपति का पहला शक्ति है कार्यपालिका शक्ति में। दूसरा हम कह सकते हैं देश के प्रशासन की देखभाल करना, आंतरिक और बाहरी प्रशासन को देखना, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बीच मध्यस्थता करना, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को सलाह मशवरा देना, चेतावनी देना, अगर वो सही रास्ते पर नहीं हो तो चेतावनी भी वो दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में आ जाता है कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उन पर शासन का अधिकार राष्ट्रपति का होता है। अंतरराष्ट्रीय मामलों का प्रतिनिधित्व, विदेशों से संधि करना, समझौते करना, युद्ध की घोषणा करना, राजदूतों का स्वागत करना, राजदूतों की नियुक्ति करना, ये सब काम राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका दूसरी शक्ति है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। इसमें मैंने बताया कई शक्तियां हैं। फिर है विधायी शक्ति। विधायी होता है कानून निर्माण, कानून निर्माण को कहते हैं विधायी शक्ति। देखिए कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो जाए। तो विधेयकों पर हस्ताक्षर करना, हस्ताक्षर करने पर ही वो कानून बनेंगे। संसद का अधिवेशन बुलाना, संसद के दोनों सदनों का प्रथम अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं और स्थगित कब होगा उसकी घोषणा भी करते हैं। संसद का अधिवेशन बुलाना, इसके अंतर्गत और आता है आपका कि संसद को समय समय पर संदेश भेजना कि किस विषय पर कानून बनना चाहिए। सदस्यों को मनोनीत करना, लोकसभा में 2, आंगन भारतीय और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति कला, वाणिज्य, व्यापार या खेल कूद, संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं जो चुनाव में आना नहीं चाहते। फिर है आपका कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। अगर किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं और संयुक्त बैठक में ही उस विधेयक का निर्णय होता है। विधेयकों पर निषेधाधिकार, राष्ट्रपति चाहे तो उनके हस्ताक्षर के लिए जो विधेयक आया है उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकते हैं और जिस सदन में वो पहले रखा गया था उसमें उसे दोबारा भेज सकते हैं अपने सुझाव के साथ, परामर्श के साथ कि इस पर पुनः विचार किया जाए, इसमें अभी कमी है। फिर उस पर दोनों सदन दोबारा से चर्चा करते हैं, फिर अपना समर्थन करके उसको पास करके भेजते हैं। अगर दोनों सदन उस विधेयक को अपने बहुमत से पास करके भेज देते हैं तो अब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। अध्यादेश जारी करना, जब संसद का अधिवेशन नहीं होता क्योंकि संसद
मैक्सिमम 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने अधिवेशन में रहती है, 2-2 महीने भी लगा लें। उसके बाद अगर संसद का अधिवेशन नहीं होगा है तो राष्ट्रपति किसी विशिष्ट कानून की अगर उसकी जरूरत पड़ जाए तो उसे अध्यादेश के रूप में, ऑर्डिनेंस के रूप में जारी करते हैं, जिसका महत्व 6 महीने तक रहता है। 6 महीने मतलब उसके बीच संसद का अधिवेशन होता है, तो उस अध्यादेश को संसद में रखना होता है। अगर संसद उसे स्वीकार करती है तो वो लागू हो जाता है आगे या कानून बनता है, अदरवाइज उसे समाप्त कर दिया जाता है। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो केवल 6 महीने तक ही लागू रह सकते हैं। इसके साथ साथ राज्य, मैंने आपको जब संघ सरकार पढ़ाया था भारत में संघात्मक व्यवस्था, तब मैंने कहा था कि कुछ राज्य के विधेयकों पर भी राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं जब वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब तीसरी है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। वित्तीय माने होता है धन, वित्तीय शक्तियां। देखिए संसद की जो संचित निधि है उस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई धन उसमें से नहीं निकल सकता। इसके साथ साथ आय और व्यय का बजट जो वित्त मंत्री के माध्यम से रखा जाता है, इस समय चल रहा है बजट पर चर्चा, उसको रखना, आकस्मिक निधि या धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देना जो बजट के रूप में स्वीकार हो जाएगा। आकस्मिक निधि जो कि राष्ट्रपति के नियंत्रण में है। आकस्मिक का मतलब है अगर अचानक कोई खर्चा आ जाए, जैसे कोविड या कोई भूकंप आ जाए, अकाल पड़ जाए और देश को पैसे की जरूरत पड़ती है तो उस फंड से पैसा निकाल लिया जाता है, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए। वापिस दोबारा उसमें पैसा टैक्सेस के माध्यम से जमा किया जाता है। वित्तीय आयोग की नियुक्ति, वित्तीय आयोग धन संबंधी मामलों में सलाह देने के लिए बनाया जाता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये वित्तीय शक्तियां होंगी। नेक्स्ट है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। फिर आता है समाधान। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो गंभीर अपराधों में जेल के बंद कैदियों को क्षमा कर सकते हैं, उनकी सजा को कम कर सकते हैं, मृत्यु दंड को और आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकते हैं। ये कहलाती है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। नेक्स्ट है राज्यों से संबंधित शक्ति। वो राज्यों के विधेयक जो उसके पास आए हस्ताक्षर के लिए उन पर हस्ताक्षर करते हैं। राज्य सरकार को कुछ काम सौंप सकते हैं, आदेश और निर्देश जारी कर सकते हैं। ये हुई राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां। मैंने कहा कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय, न्यायिक और राज्यों से संबंधित जो हमारे 28 राज्य हैं उनसे संबंधित शक्तियां। अब हम आते हैं संकटकालीन। भारत का संविधान राष्ट्रपति को 3 तरह की संकटकालीन शक्तियां देता है। पहला है
कोई और बाहरी आक्रमण कर दे, छोटा मोटा, एक तो प्रॉपर युद्ध है, हथियारों से लैस होकर, या जैसा भी चाइना ने किया था बाहरी आक्रमण, लेकिन इतनी भयानक स्थिति नहीं थी। अगर पाकिस्तान और चाइना भारत के साथ ज्यादा करेंगे तो उस पर क्या होगा, ये 352 लागू किया जा सकता है। लेकिन उसकी क्या शर्तें होंगी, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अगर सेनाएं विद्रोह कर दें तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करेंगे। अभी तक भारत में ये वाला संकट युद्ध बाहरी 3 बार लागू हुआ। कितनी बार? 3 बार। कब कब? ये हुआ 1962, जबकि भारत और चीन का युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध, ठीक है। फिर हुआ 1971, जब हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, भारत पाक युद्ध। और तीसरा हुआ 1975 में, जो कि आंतरिक अशांति के नाम पर हुआ था, किसी दूसरे राष्ट्र ने हम पर आक्रमण नहीं किया था। अब क्या हुआ, उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने राष्ट्रपति को सलाह दी कि आंतरिक अशांति हो गई है और संकट काल की घोषणा कर दी जाए, क्योंकि राष्ट्रपति प्राय जो सलाह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल देते हैं उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो संवैधानिक मुखिया हैं। इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर संकट काल की घोषणा कर दी, जिसके बाद देश में आपातकाल लागू हुआ और विरोधियों को अरेस्ट करने के नाम पर उनको जो है जेल में भरा गया, और इस आपातकाल की बहुत आलोचना हुई। कांग्रेस के एक छत्र राज्य को समाप्त करने और तानाशाही राज्य की आलोचना करते हुए 4 दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। 1977 में चुनाव हुए और जिसमें कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हुई थी। पहली बार आजादी के बाद 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की 4 दलों की मिलीजुली सरकार बनी थी, जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। जैसे ही वो सत्ता में आए, उन्होंने जनता से चुनाव के समय वादा करके आए थे कि हम सत्ता में अगर जीत गए तो हम इस प्रोविजन को बंद कर देंगे कि आंतरिक अशांति के नाम पर संकट काल की घोषणा नहीं हो सकती। 44 का संशोधन किया उन्होंने 1976 के बाद जो स्थिति आई, और उसमें जो है क्या करा कि आंतरिक अशांति के नाम पर संकट काल की घोषणा नहीं होगी। दूसरा ये कहा गया, जब तक मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देंगे, संकट काल घोषित नहीं होगा। प्रधानमंत्री के कहने से नहीं, मुजबानी नहीं, ओरल नहीं, लिखित रूप में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल लिखित रूप से देंगे। तीसरा, संकट काल की घोषणा जो है 1 महीने के लिए होगी, और 1 महीने से आगे अगर उसे बढ़ाना है तो संसद में रखा जाएगा। अगर संसद अपने 2/3 बहुमत से कहेगी कि हाँ वास्तव में ऐसी स्थिति है कि संकट काल को बढ़ाया जाए, तभी उसे बढ़ाया जाएगा। आपातकाल पर विचार करने के लिए 1/10 लोकसभा सदस्यों की मांग पर अनिवार्य बैठक बुलाई जाएगी। न्यायालय में संकट काल को चुनौती दी जा सकेगी कि ये सही था या नहीं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित संकट काल जरूरी नहीं है कि पूरे देश पर हो, देश के कुछ हिस्सों में भी लागू हो सकता है। इसके अंतर्गत जब अनुच्छेद 352 और 56 लागू होगा तो 19वां अनुच्छेद, जिसके द्वारा हमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रताएं दी गई, उन्हें स्थगित कर दिया जाएगा जब तक संकट काल होगा। देखिए अनुच्छेद मैंने बताया 352 कितनी बार लागू हुआ? 3, 2 बार बाहरी आक्रमण, 1 बार आंतरिक अशांति। फिर है अनुच्छेद 356, इसका प्रयोग राज्यों में अगर मुख्यमंत्री का बहुमत खत्म हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, तो कोई भी दूसरा दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को पत्र लिखकर भेजते हैं कि इस राज्य में संकट काल की घोषणा अनुच्छेद 356 के
की स्थिति अपने आप बनाते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रपति, अगर सरकार सामान्य काल चल रहा है या संकट काल, उसमें अगर संकट काल है तो राष्ट्रपति की स्थिति मजबूत हो जाती है। अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो राष्ट्रपति उसी के मुखिया को प्रधानमंत्री बुला लेता है। लेकिन अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, उस समय राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय करते हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। फिर इस पर डिपेंड करता है कि अगर प्रधानमंत्री प्रभावशाली है तो राष्ट्रपति नॉर्मल रहेंगे, अगर प्रधानमंत्री कमजोर है तो राष्ट्रपति की स्थिति मजबूत हो जाती है व्यवहार के अंतर्गत। लेकिन अभी तक भारत में जितने भी राष्ट्रपति गए बहुत अच्छे गए हैं। उन्होंने संविधान की गरिमा को स्वीकार किया और ये माना कि संविधान ये चाहता था, संविधान निर्माता चाहते थे कि हमारा काम औपचारिक प्रधान का है, सलाह मशवरा का है, चेतावनी का है, सुझाव देने का है, वास्तविक शासन करने की हमारी शक्ति संविधान हमें नहीं देता। वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से ही सलाह के द्वारा हमें शक्तियां देता है। यहाँ पर बच्चों आपका राष्ट्रपति से संबंधित अध्याय पूरा हो जाता है। फिर हम कल करेंगे भारतीय संसद।